तो उसकी हाइट होगी 8 फीट, बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था, बाल पूरे खिले हुए। इनको मुझे मारना है, खून चूसेंगे, कलेजी मुझे ला के देंगे कि ये जाके अब मेरे बच्चों को मारेगी। इसके बेटे की मौत मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। अब उसकी डेड बॉडी देखी गई तो डेड बॉडी उसकी ऐसी थी कि जैसे कि इसका किसी ने खून पूरा चूस लिया हो, बिल्कुल नीला पड़ गया शरीर उसका, बाल खुले हुए, कद 8 फीट, बड़े बड़े नाखून, और हवा की रफ्तार में सर वहाँ से वो उड़ गई। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे जिंदगी भर वो अपने ऊपर से हटा ना पाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मूवी रिकमेंड करना चाहूंगा। एक ऐसी मूवी जो आपकी रूह कांपने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी मूवी जो ब्लैक मैजिक पर आधारित है, जिसका नाम है जरण। इस मूवी को हॉरर फैंस और इंडिया की जनता अभी तक की बेस्ट साइकोलॉजिकल मूवी डिक्लेयर कर चुके हैं। ये कहानी है राधा की, जिस पर बचपन में गंगूती नाम की एक औरत ने काला जादू किया था, मतलब कि जरण किया था। गंगूती एक ऐसी औरत जो कि राधा की ही घर पे रहा करती थी, लेकिन जब गाँव वालों को इस बारे में पता चला कि गंगूती काला जादू करती है तो गाँव वालों ने गंगूती को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन गंगूती ने जाते जाते राधा को एक श्राप दिया कि वो अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएगी। जिंदगी आगे बढ़ती है और वक्त का पहिया घूमता है। राधा अपने पति शेखर और अपनी बेटी साई के साथ अच्छे से सेटल हो गई थी। जब ये एक दिन ट्रैवल कर रहे थे तो इनकी गाड़ी का इतना बुरा एक्सीडेंट होता है जिसमें शेखर अपनी जान गंवा देते हैं और राधा अपनी बेटी साई को लेकर सीधा उसी गाँव में पहुंच जाती है, जहाँ पर शुरू होती है पुरानी यादों की और डरावने गड़े हुए सच की कहानी। राधा के बचपन के कुछ डरावने किस्से, जैसे कि बागा भाई, एक ऐसी गुड़िया जिसका इस्तेमाल गंगूती ने बचपन में ब्लैक मैजिक के लिए किया था, मतलब उस गुड़िया पे जरण किया था, और कुछ ऐसे डाइसिस जिनका इस्तेमाल आत्माओं को बुलाने के लिए किया जाता था। राधा की बेटी बागा भाई नाम की उस डॉल को अपने साथ शहर ले आती है, लेकिन वो कोई आम डॉल नहीं है। वो डॉल है, जैसे कि मैंने बताया, जिस पर जरण किया गया था बचपन में। उस डॉल के घर में आते ही राधा के साथ बहुत अजीब अजीब सी चीजें होना शुरू हो जाती है। और उनके घर की जो मेड होती है उसने भी ये बताया था कि उसने इस गुड़िया को अलग अलग जगह पर घूमते हुए देखा है, मतलब जगह चेंज करते हुए देखा है। मतलब इमेजिन कीजिए, वो जो डॉल है वो अपनी जगह अपने आप चेंज कर लेती है। ट्रस्ट मी गाइस, ये जो मूवी है इसका प्लॉट एंड ट्विस्ट आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, और डरने पर तो बिल्कुल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस मूवी को देखा कहाँ जाए, तो ये मूवी एक्सक्लूसिवली स्ट्रीम कर रही है ZEE5 पे। और अगर आपको एक ऐसी मूवी देखनी है जो कि साइकोलॉजिकल बहुत ही अच्छी मूवी है, तो इस मूवी को मिस मत कीजिएगा। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक सही गुरु का होना हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक ऐसे गुरु जो अपने तजुर्बे से हमें सही डायरेक्शन दिखाएं। इमेजिन कीजिए, आज मैं या फिर मेरा ही कोई रिलेटिव गलती से पोजेस हो जाए, उसके अंदर कोई ऐसी एंटिटी आ जाए जो कि बहुत ही ज्यादा खूंखार हो, तो उस टाइम पर मैं अपने गुरुजी को याद करूं। एक ऐसे गुरुजी जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मुझे डायरेक्शन दिखाई, बट आज वो गुरुजी मुझे कोई गलत डायरेक्शन दिखा देते हैं, जिसकी वजह से अभी मेरे अंदर जो एक एंटिटी आई है वो हज़ारों में कन्वर्ट हो जाए। मतलब मेरे शरीर के ऐसे द्वार खुल जाएं गलती से, जिसकी वजह से मैं हज़ारों एंटिटीज़ का शिकार बन जाऊं। ये जो आज का रियल इंसिडेंट है ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, खौफनाक है, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बुरी तरीके से डरा के रख देंगी। तो कमज़ोर दिल वाले थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस रियल इंसिडेंट में गुरुजी का सबसे बड़ा रोल है। कैसे एक गुरुजी गलत राह पे एक इंसान को लेके चले जाते हैं जब पोजेशन पीक पे था। आज का पूरा रियल इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया है अभय ने। अभय जो कि कानपुर के रहने वाले हैं। ये पूरा रियल इंसिडेंट उनके दोस्त के रिलेटिव के साथ हुआ। 40 साल पुराना ये पूरा रियल इंसिडेंट है, और कानपुर का ही रियल इंसिडेंट है। जब कानपुर उस टाइम में था जहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट में थी, मतलब स्ट्रीट लाइट होना भी बहुत बड़ी बात होगी, बिजली का कटना बहुत आम बात थी, फ्लक्चुएशन होता रहता था बिजली का, तो ज़्यादातर लोग रात को खेत में जाना अवॉइड करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो खेत के बीच में ही अपनी कुटिया बना के रहा करते थे, क्योंकि जानवरों का रात को आ जाना वहाँ पर बहुत आम बात थी। इस पूरे रियल इंसिडेंट में अभय ने बताया कि अक्षय भाई, मेरी बात हुई जब मेरे दोस्त थे, तो उसने बताया कि उनके जो रिलेटिव थे जिनके साथ ये पूरा हादसा हुआ, उनका नाम था रामकरण। एक स्वाभाविक इंसान जो अपने स्वभाव के लिए जाने जाते थे। पूरे गाँव में बहुत अच्छा व्यवहार था उनका, इतना अच्छा व्यवहार कि वो पहले इंसान थे जो गांव में अपने नाम से जाने जाते थे, अपने माँ बाप के नाम से नहीं जाने जाते थे। उन्होंने अपने रिलेशन बहुत अच्छे बनाए थे, गांव में सबसे बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करनी।
उनके जो मम्मी पापा थे वो भी किसान बैकग्राउंड से थे और किसानी किया करते थे, खेत खलियान थे उनके, घर में 2 गाय थी, 1 भैंस थी और इसी तरीके से ज़िंदगी बहुत सरल तरीके से चल रही थी। रामकरण जब हुए 24 साल के तो उनकी शादी करवाई गई एक ऐसी लड़की से जो बहुत ही प्यारी लड़की थी। घर में जैसे ही वो लड़की आई जिनसे उनकी शादी करवाई गई थी, जिनका नाम था रीना, रीना जब घर में आई तो घर में जैसे 4 चांद लग गए। इनके घर परिवार में जो चीज़ें बंधी हुई थी, रुकी हुई थी, वो भी जैसे चलने लगी। लेकिन कुछ साल बाद धीरे धीरे करके जैसे माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, इनके जो रामकरण के माँ बाप थे वो भी बुजुर्ग हो गए। तो 1-2 साल के अंदर अंदर शादी के बाद वक्त के साथ दोनों का निधन हो गया। अब रामकरण काफ़ी टूट गए थे, लेकिन रामकरण अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। कुछ सालों बाद इनके बच्चे होना शुरू होते हैं, जो कि 6 बच्चे होते हैं। पहले बच्चे की उम्र 17 साल और सबसे छोटे वाले की 4 साल। उस टाइम पर आप जानते हैं कि तादाद बहुत ज़्यादा हुआ करती थी जो बच्चे हुआ करते थे। रामकरण अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप की यादों को समेट कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। घर परिवार में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। बच्चों की पढ़ाई के, लिखाई के और मेडिकल फैसिलिटीज़ के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। लेकिन इन सब चीज़ों में एक अजीब सी चीज़ देखी गई। जो रीना थी उसके पेट में एक अजीब सी बीमारी हो गई और उस टाइम पर आप जानते हैं कि हॉस्पिटल की इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, अल्ट्रासाउंड और बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं थी, जिस वजह से जो गांव के लोग थे वो वैद्य के पास जाया करते थे। रीना की तबीयत दिन पर दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। रामकरण अपने बच्चों के साथ कभी उन्हें कहीं हॉस्पिटल लेके जाते, कभी किसी वैद्य के पास लेके जाते। हालांकि हॉस्पिटल तक तो वो इक्का दुक्का ही पहुँच पाए होंगे। वैद्य से उनकी मम्मी का इलाज चला करता था, बच्चों का मतलब रीना का, और उनकी तबीयत में कभी सुधार आया ही नहीं। और धीरे धीरे हुआ क्या, दवाइयों के साथ साथ उनका शरीर नीला पड़ने लगा और फिर एक ऐसा दिन आया जहाँ पर रीना इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। अब रामकरण के बारे में सोचिए, जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया था उन्होंने अपनी बीवी को भी जाते देख लिया। सारे बच्चे भी बुरी तरीके से टूट चुके थे और आए दिन जो छोटे बच्चे थे वो अपने पिताजी से पूछा करते थे रामकरण से कि मम्मी कहाँ गई और मम्मी कब वापस आएगी। 13वीं के बाद रामकरण ने एक डिसीजन लिया कि 6 के 6 बच्चों को वो नाना नानी के पास छोड़ के आएंगे, क्योंकि फसल का ये वो वक्त आ गया था जब फसल पीक पे थी। मतलब इस टाइम पर सीज़न आ रखा था और रामकरण के पास कोई इलाज नहीं था। बड़ी मुश्किल से गांव वालों का सहारा लिया करते थे रामकरण। जब भी वो अपने खेत में जाया करते थे गांव वालों को बोलते थे कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना, और गांव वाले उसी तरीके से ध्यान रखा भी करते थे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि रामकरण का जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा था। तो एक वक्त ऐसा आया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फसल का टाइम पीक पे आ गया था, तो गांव वाले भी अपने खेतों में बिजी होने लग गए। तो रामकरण ने एक डिसीजन लिया कि मैं नाना नानी के पास इन 6 बच्चों को छोड़ के आऊँगा जब तक मेरी फसल का काम ठीक से ना हो जाए। तो रामकरण ने उस टाइम पर साइकिल उठाई, अपने बच्चों को बिठाया, 3 आगे 3 पीछे एडजस्ट करके जैसे भी वो नाना नानी के पास पहुंचे। वहां पर बच्चों को रखा और नाना नानी से ये सहारा मांगा कि मैं फसल के पैसे जोड़ के अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इनका ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे बच्चों का ध्यान रखो। नाना तो बहुत खुश थे इस चीज़ को देखकर, लेकिन नानी थोड़ी सी अफसोस में थी। शायद ऐसा लग रहा था कि उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी और 6 बच्चों को संभालना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ठीक है, फिर भी नाना नानी ने यही कहा कि हमारे बच्चे जैसे ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्हें छोड़ के चले जाओ। और रामकरण ऐसे ही अपने 6 के 6 बच्चों को नाना नानी के पास छोड़ के सीधा अपने गांव में वापस आ जाते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरा और रामकरण दुगनी मेहनत करते अपने खेत में लगे रहते। धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी फसल निकाली और उसे बेचना शुरू करा और उससे जो पैसा मिला, अब रामकरण पहुंचते हैं सीधा अपने बच्चों को नाना नानी के पास से लेने के लिए। लेकिन जब वो साइकिल पर जा रहे थे तो एक अजीब सी घटना उनके साथ हुई। कच्चा रास्ता था, धीरे धीरे वो जा रहे थे गाँव की तरफ, तभी बीच रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी जो कि कच्चे रास्ते के बगल में पड़ा हुआ था, उसने अपना पेट पकड़ा हुआ था और वो कर्रा रहा था जैसे उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब रामकरण जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्यवहार के बहुत अच्छे थे, उस बुजुर्ग आदमी को देखने के बाद वो रुक नहीं पाए और सीधा रामकरण ने अपनी साइकिल को स्टैंड पर लगाया और बुजुर्ग आदमी से पूछा कि बाबा आप ठीक तो हो, क्या हुआ आपको? तो वो बुजुर्ग आदमी ये बोलता है कि बेटा मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे बस मेरी कुटिया तक पहुँचा दे, बस मैं तेरे से इतना चाहता हूँ, मुझे मेरी कुटिया तक पहुंचा देगा तो बस मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं चल भी पाऊँ। तो रामकरण ने पहले तो सोचा कि यार क्या करा जा सकता है, मुझे अपने बच्चों को लेने भी जाना है, लेकिन फिर उन्होंने अपने दिमाग में जो चीज़ें सोची है कि अगर मेरे पिताजी इस हालत में होते और कोई ऐसे छोड़ के चला जाता तो कैसा रहता। तो रामकरण ने बोला ठीक है बाबा, आप एक काम करो, मेरी साइकिल के पीछे बैठ जाओ और मैं आपकी कुटिया तक आपको पहुँचा देता हूँ। अब जब ये चलना शुरू करते हैं तो उस टाइम पर जो बुजुर्ग आदमी बैठा था उन्होंने रामकरण की सीट को पकड़ रखा था और धीरे धीरे इनके बीच में बातचीत स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले जो रामकरण थे वो पूछना शुरू करते कि बाबा आप इस हालत में यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप मतलब गांव में क्यों नहीं रहते हो, ये खेत के बीच में आप बता रहे हो कि मेरी कुटिया है। तो वो बाबा बताना शुरू करते कि बेटा हम नीच जात के हैं और जो गाँव के लोग हैं जो ऊँची जात के होते हैं वो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, तो मैं
खेत के बीच में ही अपनी कुटिया बना के रखता हूँ जहाँ पर मैं अपने खेतों का ख्याल रखता हूँ। तो फिर जैसे बाबा थे, उन्होंने अपने बारे में बताया, फिर उन्होंने पूछना शुरू करा रामकरण से कि बेटा तुम अपने बारे में बताओ, काफ़ी परेशान से लग रहे हो, इस टाइम पर कहाँ जा रहे हो, मैंने आज से पहले तुम्हें कभी यहाँ पर देखा नहीं। तो रामकरण तो पहले ही बहुत ज़्यादा टूटे हुए थे। उनकी हालत सुन के बाबा की इन्होंने भी बताना शुरू करा कि ऐसे ऐसे मेरी रीना से शादी हुई थी, 6 बच्चे थे और रीना हमें छोड़ के चली गई। नाना नानी के पास उन बच्चों को ठहरा रखा है, आज वापस लेने जा रहा हूँ, पता नहीं ज़िंदगी में आगे क्या होगा। रामकरण ने जिस तरीके से चीज़ें बताई, बाबा थोड़ा सोच में पड़ गए। कुटिया के पास जैसे ही ये पहुँचे तो बाबा ने बोला कि बेटा एक काम कर, मुझे बस यहीं उतार दे, क्योंकि अंदर मेरी एक बेटी है, अभी पता नहीं वो क्या कर रही होगी, तो तुझे देख के वो डर जाएगी या मेरी इस हालत को देख के डर जाएगी, मुझे सिचुएशन को ईजी करना पड़ेगा। तो रामकरण बोलते ठीक है बाबा, आपकी कुटिया आ गई है, अब मैं जाता हूँ अपने बच्चों को लेने के लिए। तो पीछे से एक आवाज़ आती है कि बेटा मेरी बात सुन। और रामकरण मुड़ते हैं पीछे, साइकिल रोक के पूछते हैं हाँ बाबा बोलो। तो वो जो बाबा थे वो रामकरण को बोलते कि बेटा तुझे नहीं लगता कि तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो रामकरण ने बोला कि हाँ बाबा मैं सोचता हूँ इस बारे में। और फिर दोबारा साइकिल चलाने के लिए उन्होंने जैसे ही पैडल पे पैर रखा, फिर बाबा बोलते हैं बेटा सुनना, मेरी बात सुने एक बार। इस टाइम पर बाबा जब आवाज़ लगाते हैं तो काफ़ी डरे थे, सहमे से थे, हिचकिचाहट सी थी आवाज़ में। रामकरण साइकिल रोकते और पीछे मुड़ के पूछते हैं हाँ बाबा क्या हुआ बोलो। तो जो बाबा थे वो बोलते हैं कि बेटा अगर तू बुरा ना माने तो मेरी लड़की से शादी कर ले, मेरी लड़की भी तेरी उम्र की है, वो तेरे 6 के 6 बच्चों का ध्यान रख लेगी बेटा, मेरी बेटी काफ़ी बड़ी हो गई और उसकी शादी नहीं हुई है। तो इस टाइम पर रामकरण के दिमाग में सीधा रीना की छवि आई और रामकरण ने कुछ भी नहीं बोला, वो सीधा पैंडल मार के वहाँ से निकल गए। तो रामकरण सीधा अपने ससुराल में पहुँचते हैं। अब आज रात तो इनको यहाँ पर रुकना ही था। सासू माँ ने पूछा कि तुम इतना लेट कैसे हो गए, तो इन्होंने बताया कि रास्ते में ऐसे ऐसे कुछ दिक्कत हो गई थी। तो इनकी सासू माँ ने इनकी बात काट दी और सासू माँ बोलती है कि रामकरण तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, अभी तुम्हारी उम्र उतनी नहीं हुई है और इन 6 बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि जब से तुम इन्हें छोड़ के गए हो सारे बच्चे बहुत टूटे टूटे से रहते हैं और बार बार यही पूछते हैं कि मम्मी कब आएगी। सबसे छोटे वाले बच्चे तो अभी ऐसी हालत में है कि वो ढंग से कुछ खुद से कर भी नहीं सकते। अब इन सब चीज़ों को सुनते सुनते रामकरण ने बस ये सोच लिया कि मैं रीना को तो भूल नहीं पा रहा, मैं दूसरी शादी के बारे में क्या ही बोलूँ। लेकिन फिर भी इन्होंने उन सारी चीज़ों को दिमाग में से साइड रख दिया और ये सोचे कि मेरे को अपने घर वापस जाना है, अपने गाँव वापस जाना है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना है। पैसे आ गए हैं तो अब ज़िंदगी थोड़ी सरल हो जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक सोचना नहीं था, क्योंकि ज़िंदगी आगे इनके लिए बहुत टफ होने वाली थी। रामकरण सुबह उठते हैं और अपने बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों चलो हमें घर की तरफ जाना है। सारे बच्चे जैसे साइकिल पे सवार हो जाते हैं, 3 आगे 3 पीछे, और बड़ी मुश्किल से ये लोग आते हैं। लेकिन उस टाइम पर सुविधा थी नहीं, वो सारी चीज़ें नहीं थी जैसे आप आज लग्जरी कार देख पाते हो, बाइक देख पाते हो। 40 साल पहले लोग बहुत स्ट्रगल किया करते थे, साइकिल पर बैठा के अपने बच्चों को लेके आते हैं और बच्चों को लाने के बाद घर में जैसे सारी चीज़ें होने लगती है कि अपनी ज़िंदगी सरल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, चीज़ें बद से बदतर हो जाती हैं, क्योंकि बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। एक औरत होती है बच्चों को संभालने के लिए, तो नानी वहाँ पे संभाल रही थी और नाना दूसरी चीज़ों में व्यस्त रहते थे। लेकिन यहाँ पर रामकरण के सामने तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई। रामकरण जब भी खेत में जाते और वहाँ से लौट के आते तो देखते कि बच्चे रो रहे हैं, कुछ बच्चों ने खाना नहीं खाया, कुछ बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सबसे बड़े वाले बच्चे छोटे बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो रामकरण के दिमाग में यही सारी चीज़ें चलती रहती है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ कि इनके भी गाँव में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो नाना नानी के कांटेक्ट में थे। तो कुछ गाँव वाले थे जो बच्चों की हालत पर बहुत ज़्यादा तरस खाते थे। उन्होंने क्या करा, एक चिट्ठी लिख दी नानी को कि हमें नहीं पता कि आपके वहाँ पर बच्चे कैसे थे आपके साथ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद बच्चे पूरे दिन रोते रहते हैं, उनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। और जो बड़े बच्चे हैं, जैसे कि 17 साल का सबसे बड़ा बच्चा है, वो भी अपने में मस्त रहता है। जब से मम्मी गई वो तो कटा कटा ही रहता है, मतलब बात करना भी पसंद नहीं करता किसी से। तो नानी ने रामकरण को चिट्ठी लिखी पढ़ने के बाद कि रामकरण मैंने तुम्हें बोला है कि तुम दूसरी शादी कर लो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इन बच्चों का कुछ नहीं होने वाला, धीरे धीरे ये पता नहीं किस ट्रैक पर चले जाएंगे। और यहाँ से रामकरण चिट्ठी लिखते हैं नानी को कि मैं फलाने दिन आऊँगा आपके पास और उस दिन मैं आपसे इस बारे में बात करूँगा। तो रामकरण ने जैसे कि बोला था कि नानी से वो मिलने जाएंगे, तो 1-2 महीने हो गए थे। चिट्ठी जैसे उन्होंने लिखी थी उसी अनुसार वो प्लान करते कि यार काफ़ी टाइम हो गया, मैं एक बार ससुराल होके आता हूँ, क्योंकि नाना नानी परेशान हो रहे होंगे कि बच्चों की हालत में क्या सुधार आया या नहीं आया। तो गांव में जैसे रिलेटिव्स बन जाते हैं, मामा मामी, ताऊ ताई, इसी तरीके से बच्चों को, आधे बच्चों को किसी के घर पे, आधे बच्चों को किसी के घर पे, एक दिन के लिए बस छोड़ के गए रामकरण। सीधा ससुराल पहुंचे साइकिल उठा के। काफ़ी टाइम लगता था उस टाइम पर पहुंचने में, तो दोपहर हो गई थी, दिन के निकले हुए थे रामकरण। और जब पहुंचते हैं तो नानी यही बोलती कि एक बात बताओ, तुम किस तरीके से चीज़ें चलाओगे, तुम हमसे ये चीज़ें छुपा नहीं सकते कि बच्चों का क्या हाल हो रखा है। गाँव में जो लोग हैं वो हमें सब कुछ बता देते हैं। तो रामकरण जो अपनी चीज़ें छुपा के बैठे थे, उनके दिलो दिमाग में यही था कि अगर मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा
तो चीज़ें कैसे चल पाएंगी। तो रामकरण सारी चीज़ें रखते हैं नानी के सामने और वो बताते हैं कि लास्ट टाइम जब मैं बच्चों को लेने आ रहा था मुझे एक बुज़ुर्ग आदमी मिले थे और वो जो बुज़ुर्ग आदमी थे उन्होंने मेरे सामने ये प्रस्ताव रखा था कि मैं उनकी लड़की से शादी कर लूँ। हालांकि मैंने उनकी लड़की को देखा नहीं है, लेकिन उस बुज़ुर्ग आदमी ने मेरे को बोला था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरी बेटी से आप शादी कर लो। तो मैंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया था। तो एक बार चल के देखते हैं, उनसे बात करते हैं। तो नानी पूछना शुरू करती है कि भाई ना जान ना पहचान, कैसा मेहमान, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कोई इंसान तेरे को इस तरीके से बोल देगा और तू चल देगा। तो जो रामकरण थे उन्होंने बोला कि मेरे को उस इंसान का व्यवहार अच्छा लगा था, बात करने में भी ठीक थे, देखने में कुछ जाएगा नहीं क्योंकि बच्चों की हालत सच में ख़राब है, और एक बार चल के देखते हैं कि लड़की है कैसी। अब जब ये लोग साइकिल पे निकलते हैं तो नाना जी तो घर पे ही थे, नानी निकलती है रामकरण के साथ और पूरे रास्ते यही बात चलती रहती है कि पता नहीं कैसा परिवार होगा, पता नहीं बच्चों को संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे। तो जब ये कुटिया के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक लड़की काम कर रही होती है। तो रामकरण सीधा जाके वहाँ पर पूछते कि एक बार ये बताएंगी कि यहाँ पर एक बाबा रहते थे, वो कहाँ गए। तो वो जो लड़की थी वहाँ पर बैठी थी वो अपने आंसू पोंछना शुरू करती है और बताती है कि बाबा तो नहीं रहे, बाबा को गए तो काफ़ी टाइम हो गया, उनके पेट में दिक्कत थी जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो रामकरण को काफ़ी अफसोस हुआ। अब जो नानी खड़ी थी उनकी नज़र थी लड़की पे कि लड़की बहुत सुंदर है। तो नानी चल के उनसे बात करती कि बेटा अब तू क्या करेगी। तो वो लड़की ये बोलती कि मुझे नहीं मालूम, अब तो जो होगा वो भगवान भरोसे है। तो रामकरण बोलते कि अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हारे सामने शादी का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। तो जो लड़की थी वो अचानक से बोलती कि आपका नाम रामकरण है क्या। तो रामकरण काफ़ी हैरान हो जाते हैं और नानी भी काफ़ी हैरान हो जाती है कि अचानक से ये नाम इनको कैसे पता चला। तो रामकरण पूछते कि हाँ पर तुम्हें कैसे पता। तो वो लड़की बताना शुरू करती है कि मेरे बाबा जाने से पहले आपके बारे में बता के गए थे कि एक दिन उनकी तबीयत ख़राब थी तो आप उनको छोड़ के गए थे और मेरे बाबा ने आपके सामने शादी का प्रस्ताव भी रखा था। तो रामकरण को ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उन्होंने सीधा सीधा उस लड़की के सामने प्रस्ताव रखा कि तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो और मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद इस लड़की का सारा सामान बांधा जाता है, नानी हाथ बंटवाती है और ये अपने साथ उस लड़की को लेकर सीधा ससुराल आ जाते हैं। ससुराल से ये लोग बैलगाड़ी करके अपने गांव में आते हैं, कानपुर में जो गांव बताया जहां पर सारे बच्चे थे। माँ से मिलवाया जाता है जो कि इनकी नई माँ थी जिसका नाम था रानी। रानी से मिलवाने के बाद बच्चे, छोटे वाले बच्चे तो काफ़ी खुश थे कि चलो कोई आया देखभाल के लिए। बड़े बच्चे थोड़े कटे कटे से रहते थे। छोटे बच्चों को ये था कि माँ का प्यार मिलेगा, जो भी समझ पा रहे थे। जैसे नानी समझा रही थी कि बेटा इनको मम्मी बोलना, इनको माँ बोलना और आज से ये आपका ध्यान रखेंगे। रामकरण की और रानी की शादी करवाई गई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और रीना को बुलाने की कोशिश रामकरण हमेशा किया करते थे और बच्चों को यही समझाते थे कि रानी आज से तुम्हारी माँ है। इस शादी वाली बात को गुजरे 2 महीने हुए होंगे। अब आगे मैं थोड़ा सा आपको रामकरण के घर के बारे में बता देता हूँ। जब इनके घर में आप घुसते हो तो लोहे का गेट है, उसके बाद बहुत लंबा एक आंगन है, राइट हैंड साइड में वॉशरूम है, नहाने की जगह है और उसके बाद 2 बड़े बड़े कमरे आते हैं जिसमें एक कमरे में रामकरण अपनी नई बीवी रानी के साथ रहते थे और दूसरे कमरे में बच्चे रहा करते थे। छोटे बच्चे कभी कभार इनके साथ सो जाया करते थे वरना बड़े बच्चे जो थे वो छोटे बच्चों का ध्यान रखा करते थे सोते टाइम। अब हुआ क्या, रामकरण अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए क्योंकि फिर दोबारा सीज़न आ रहा था, चीज़ें फसल की इसी तरीके से चल रही थी। जब ये एक दिन घर वापस आते हैं तो उस टाइम पर देखते कि रानी बहुत ज़्यादा रो रही है आंगन में बैठ के और उनके हाथ में उनका सबसे छोटे वाला बच्चा है। तो इस टाइम पर रामकरण ये सोचते कि क्या हुआ, बच्चा खेलते खेलते गिर गया, क्या हुआ समझ नहीं आ रहा। और ये आवाज़ें सुन सुन के, जो रोने वाली आवाज़ें थी, गांव वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो इकट्ठे जब होते हैं सारे के सारे और सारे मिलके जब रामकरण के साथ जाते हैं अंदर, देखते हैं तो सबसे छोटे वाला बच्चा जो था वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था। क्या रीज़न था नहीं पता था। रानी वहाँ पे फूट फूट के रो रही थी और बच्चे की जो हालत थी वो बड़ी ही अजीबोगरीब हो रखी थी। मतलब बच्चे का रंग पूरा नीला हो रखा था, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कोई एक ऐसी बीमारी आ गई जो कि शायद इस गांव में नहीं आई है। खैर, इन लोगों ने काफ़ी पूछने की कोशिश करी, वैद्य को बुलाया, वैद्य ने भी यही बोला कि पता नहीं मैं बीमारी को समझ नहीं पा रहा हूँ और फिर उस बच्चे को दफना दिया गया। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। 13वीं के बाद बच्चे का गम जो था वो सर पे तो था ही कि चीज़ें भुलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है माँ बाप के लिए। रानी भी फूट फूट के रोया करती थी। 2-3 महीने गुजरे इन सब चीज़ों को। जब घर वाले अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे तो एक दिन जब रामकरण अपनी बीवी, जो नई वाली बीवी थी, रानी के साथ उठ के देखते हैं तो बच्चों में हल्ला मचा हुआ था दूसरे कमरे में। रामकरण अपनी बीवी के साथ जाते हैं, रानी के साथ, और जाके देखते हैं कि सबसे छोटे वाले से जो बड़ा वाला बच्चा था वो भी इस दुनिया को छोड़ के चला गया था। ये चीज़ समझनी बिल्कुल भी आसान नहीं थी कि ये चीज़ कैसे घर में हो रही है, क्या हो रहा है। उस बच्चे की हालत भी ऐसी थी कि शरीर पूरा नीला पड़ गया है, शरीर में खून नहीं है। फिर वैद्य को बुलाया जाता है और वैद्य इस चीज़ को समझ नहीं पाता कि एक्चुअली में हुआ क्या है।
उस बच्चे को भी दफना दिया जाता है। अगर सबसे छोटे की उम्र 4 साल रही होगी तो उससे बड़े वाले की 6 या 6.5 साल या 7 साल रही होगी। इनके घर में मातम छा चुका था। नाना नानी सिर्फ आते थे, हालत को समझने की कोशिश करते थे और वापस चले जाते थे। इन सब चीज़ों को बीतते हुए मुश्किल से 6 महीने हुए थे। 2 बड़े वाले जो बच्चे थे, सबसे बड़े वाले बच्चे, वो खेत में हाथ बटा रहे थे रामकरण का। और ये लोग जब वापस आकर देखते हैं तो सबसे छोटे वाले से जो 2 बड़े बच्चे थे, मतलब जैसे 6 बच्चे थे, सबसे पहले 2 छोटे वाले गए एक एक करके। फिर जब ये घर वापस आते हैं तो रामकरण देखते हैं कि रानी जो है वो बर्तन धो रही है और दोनों बच्चे आराम से सो रहे हैं। तो जैसे एक पिता का काम होता है, रामकरण अंदर जाके बोलते हैं कि बेटा खाना वाना नहीं खाना, तुम कब से सो रहे हो, ये शाम का टाइम हो गया, शाम को कौन सोता है, रात को सोना, अभी उठो। उन्होंने देखा दोनों बच्चे कोई जवाब नहीं दे रहे और दोनों बच्चों की हालत ऐसी हो रखी है कि दोनों नीले पड़े हुए हैं। तो ये आवाज़ मारती कि रानी रानी क्या हुआ बच्चों को, बच्चे उठ क्यों नहीं रहे हैं, रानी इधर आ। तो रानी वहां पर पहुंचती है, दोनों बच्चों को हिलाने की कोशिश करती है और गांव इकट्ठा हो जाता है। वैद्य को बुलाया जाता है कि दोनों बच्चे उठ नहीं रहे हैं, इनकी सांसें बंद कैसे हो गई है। इनकी भी हालत वही हो रखी थी कि शरीर नीला पड़ चुका है और दोनों बच्चे इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। 6 में से 4 बच्चे इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर। रामकरण पूरी तरीके से डिप्रेशन में थे। गाँव वाले इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे। एक दिन जब रामकरण अपने खेत की ओर जा रहे थे, दोनों बच्चे इस टाइम पर घर में ही थे, वो खाना खा के हाथ बटाने आते, तो गांव वालों ने रामकरण को पकड़ा और अंदर जाके ले जाके बैठा लिया कमरे में। उन्होंने बोला कि बेटा तुम इन सब चीज़ों को इतना हल्के में कैसे ले रहे हो। गांव वाले समझाते कि बेटा तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है, तुम्हें नहीं लगता किसी गुरुजी से तुम्हें दिखवाना चाहिए। तो इन्हें पता चलता है कि इनसे 2-3 किलोमीटर दूर घर के एक गुरुजी हैं जो अपने वन में रहते हैं, अपने आश्रम में रहते हैं। और रामकरण आज खेत में ना जाके सीधा गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी ऐसे ऐसे 1 साल के अंदर अंदर मेरे 4 बच्चे मुझे छोड़ के चले गए, उससे पहले मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, मेरे घर में क्या हो रहा मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो जो गुरुजी थे वो काफ़ी टाइम तक तो आँख बंद करके बैठते हैं, फिर ऊपर देख के बोलते हैं कि बेटा जाएंगे तो तेरे बाकी बचे 2 बच्चे भी और फिर आखिरी में तू भी मरेगा। अब ये सुनने के बाद रामकरण के पैरों तले ज़मीन निकल गई कि ये गुरुजी ने क्या बोला। ये फूट फूट के रोने लगे कि गुरुजी आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, आप तो इस गांव के एक जाने माने गुरु और आप मेरे परिवार के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हो, मतलब ऐसा क्यों। तो गुरुजी बताते कि बेटा अभी देख मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर तू सोएगा तो तेरे लिए सोना मतलब मौत के बराबर है। तो ये पूछना शुरू करते कि गुरुजी आप मुझे सीधा सीधा क्यों नहीं बता रहे। गुरुजी बोलते हैं कि देख कुछ चीज़ें समझने की होती हैं, तुझे समझ में आएगा वक्त के साथ, लेकिन अभी तू सिर्फ इतना कर सकता है, अगर तुझे अपने बच्चों को बचाना है या अपनी बीवी को बचाना है या खुद को बचाना है तो तुझे सिर्फ एक काम करना है कि तुझे सोना नहीं है। लेकिन एक इंसान के लिए क्या ये पॉसिबल है कि वो सो ना पाए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन मैक्सिमम। इंसान को नींद कब तक नहीं आएगी। ये दिन में खेत में काम करने जाएंगे, फिर शाम को घर आएंगे। ये पूछते हैं गुरुजी से कि गुरुजी ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो गुरुजी यही बोलते हैं कि बेटा मैं सिर्फ यही बता सकता हूँ कि जब तक तू सोएगा नहीं तब तक तू, तेरा परिवार, तेरी बीवी, तेरे बच्चे जिंदा रहेंगे। अब जब ये वापस आते हैं तो रामकरण के दिमाग में यही चल रहा होता है कि ऐसा क्या है मेरे सोने में कि मैं सो जाऊंगा और मेरे बच्चे चले जाएंगे। तो होता क्या है, रामकरण ने सोचा कि यार आज रात ना मैं उठ के देखता हूँ कि क्या होगा, गुरुजी ने ऐसा क्या बताया। रामकरण पूरी कोशिश करते हैं कि वो जगे रहें, लेकिन 2 बजे उनकी रात को कब आंख लग जाती है उन्हें पता नहीं चलता। सुबह 4:30 बजे जैसे ही आंख खुलती है तो वो बगल में देखते हैं तो रानी वहाँ पे सो रही होती है। ये उठ के जाते हैं बगल वाले कमरे में जहाँ पर बच्चे रह रहे होते हैं। उनको पूरी फ्रीडम दे रखी थी कि वो अपने हिसाब से सो सकते हैं, तो दोनों बच्चे दूसरे कमरे में सोते थे। जब पिताजी वहाँ जाके देखते हैं वो देखते हैं दोनों बच्चे ठीक हैं, उनकी सांस में सांस आ जाती है और ये सोचते कि गुरुजी ने मेरे को क्या समझाया मुझे समझ नहीं आया, तो आज मैं जाके एक बार गुरुजी से दोबारा मिल के आऊँगा और समझने की कोशिश करूँगा कि मुझे क्या बताया जा रहा है। सुबह हुई, खेत को निकले और सीधा गुरुजी के पास गए आश्रम में। पता चला गुरुजी किसी के घर पे पूजा करवाने गए तो वहाँ पर उनके शिष्य बैठे थे और वो जो शिष्य थे वो रामकरण के दोस्त थे पुराने। लेकिन शिष्य को जब तक गुरुजी की अनुमति नहीं मिलती शिष्य भी राज नहीं खोल सकता। शिष्य को पता नहीं मालूम था, लेकिन जैसे ही वन में ये आते हैं रामकरण तो एकदम से जो शिष्य थे वो बोलते हैं अरे रामकरण इधर आओ ना यार, कितने टाइम बाद आए हो, आज गुरुजी नहीं है, कैसे आना हुआ मेरे भाई। तो इनसे पूछना शुरू करते हैं रामकरण कि भाई तुम यहाँ पे लगे हुए हो, तुम कहाँ थे। तो शिष्य बताते कि यार हम तो अपनी ट्रेनिंग पे जाते हैं, हमें ऐसे ऐसे हवन करने होते, सीख रहा हूँ मैं सब कुछ। तो ये बोलते हैं यार गुरुजी मुझे ये बोल के गए हैं कि मुझे सोना नहीं है वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरी बीवी मर जाएगी, मैं मर जाऊँगा और मैं कल रात को ही सो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं खुद को कैसे जगा रखूँ। तो शिष्य बोलते कि यार देख मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तेरे को एक तरकीब बता सकता हूँ। खेत से वापस जाए ना तो अपने कहीं पर कट मार लियो, चाहे वो चाकू से मार, किसी तेज़ धारीदार चीज़ से मार और वहाँ पे थोड़ा नमक डाल लियो, पूरी रात तेरे को जलन होती रहेगी भाई, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ तेरे को नींद नहीं आने वाली। तो शिष्य ने इस चीज़ को समझाया और रामकरण ने वही करा, वो सीधा खेत में गए, काम बंटवाया और सीधा जब अपने घर आते हैं तो उन्होंने क्या करा, अपने पैर पे कट मार लिया और वहाँ पे नमक रगड़ लिया। अब इतनी जलन हुई कि उन्होंने
कट छोटा मारना था पर बड़ा कट मार लिया था। अब रामकरण सोने के लिए लेटते हैं पर नींद नहीं आ रही थी। अचानक से 2:30 बजे वो जैसे आंख बंद करके लेटे हुए हैं, उन्हें ऐसा लगता है बगल में जो लेटी हुई थी रानी वो उठी और वो दूसरे कमरे में गई, बच्चों वाले कमरे में। तो रामकरण को लगा यार ये बच्चों के कमरे में क्या करने जा रही है। तो ये उठते हैं, दूसरे कमरे में जाते हैं और वहाँ पे झांकते हैं। तो वहाँ पर जो चीज़ इन्होंने देखी, इनका खड़े खड़े पूरा हलक सूख गया। इन्होंने देखा वो जो रानी थी जो बहुत सुंदर थी, वो 8 फुट की एक चुड़ैल डायन जैसी औरत बन चुकी थी। सफ़ेद रंग की, बड़े बड़े उसके नाखून, बड़े बड़े उसके बाल और उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं। इन्होंने अपने मन को पक्का किया, बेड पे आके बैठे और चिल्ला के बोले, रानी रानी कहाँ हो तुम। वहाँ से जो रानी थी वो भागी भागी आई और दूसरे कमरे में आती वो बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसा उनका पहला रूप हुआ करता था। तो वो बोलती हाँ क्या हुआ आपको, आप अचानक से चिल्लाने लग गए। तो रामकरण को पता तो चल गया था कि गड़बड़ क्या है। रामकरण बोले कि मैं खेत से आया था, मेरे पैर में चोट लग गई और मुझे नींद नहीं आ रही है, और तुम कहाँ गई थी। तो ये जो रानी थी बोलती कि मैं तो बच्चों को देखने गई थी, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज़ लगाई। ये समझ चुके थे कि गड़बड़ तो इसी के साथ है। रामकरण ने बोला कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इसका इलाज करो। तो वो जो औरत थी रानी, वो बोलती कि ठीक है मैं आपको पट्टी कर देती हूँ, फिर आप सुकून की नींद सो जाना। अब क्या नींद सो जाना, रामकरण को अब तक जो नींद आती थी पैर कटने के बाद नहीं आ रही थी, और आ भी सकती थी। रामकरण की नींद तो उड़ गई थी, क्योंकि उसे अपने बच्चे बचाने थे। किससे? अपनी दूसरी नई बीवी से। सुबह हुई और रामकरण अपनी आंखों के आगे अपने दोनों बच्चों को खेत पहुंचाते हैं और सीधा गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी को जाके बताते हैं कि जिससे मैंने शादी करी है वो तो कोई औरत ही नहीं है, वो तो पता नहीं कौन सी शक्ति है, और वो मेरे बच्चों को ले जाने की कोशिश कर रही थी रात को। अगर मेरी आंख नहीं खुलती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। गुरुजी बोलते कि मुझे तो बेटा ये पहले से ही पता है, मुझे पता है कि वो रात को तेरे बच्चों को ले जाने की कोशिश करेगी, इसलिए तुझे अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा। जब तक तू जगा रहेगा तब तक तेरे बच्चे बचे रहेंगे, इसी तरीके से तुझे अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा। ये बोलते गुरुजी को, गुरुजी आप कैसी बात करो, मैं एक इंसान हूँ, मैं अपने आप को सोने से कैसे रोक सकता हूँ। तो वो गुरुजी बोलते कि देख तेरे पास सिर्फ एक अवसर है, अगर तू बचना चाहे तो तेरा कोई एक बच्चा बच सकता है। अब गुरुजी से काफ़ी बहस होती है। रामकरण बार बार बोलते गुरुजी मैं अपने बच्चों को खो चुका हूँ, चारों को पहले ही, आप एक बच्चे को और बोल रहे हो कि उसकी बलि मुझे देनी पड़ेगी। गुरुजी बोलते कि बेटा समझने की कोशिश कर, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम कोशिश कर सकते हैं, वरना जाओगे तो तुम तीनों ही, वो जो औरत है वो तुम तीनों को नहीं छोड़ने वाली। गुरुजी से बहुत पूछा जाता है किसने करा, क्यों करा। गुरुजी सिर्फ ये बोलते हैं कि रात हो रही है, चला जा। सुबह से लेकर शाम तक इनकी बहस होती रही गुरुजी से। वो बार बार रामकरण रोते रहे उनके पैरों में, अपने बच्चों की भीख मांगते रहे, लेकिन गुरुजी ने एक ही बात बोली कि जितनी जल्दी हो सकता है पहुंच जा और अपने बच्चों को बचा ले। और जाते जाते गुरुजी एक राय देते हैं कि मैं एक राय दूं, अगर तू बचाना चाहता है ना तो अपने 5वें नंबर वाले बच्चे को बचा ले, मतलब सबसे बड़े वाले से छोटे वाले को, सबसे बड़े वाले की कुर्बानी दे दे, क्योंकि सबसे बड़े ने ज़्यादा दुनिया देख ली, उससे छोटे वाले ने दुनिया अभी देखी भी नहीं है। अब एक बाप अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या ना करता है। रामकरण रोते रोते घर पे पहुंचते हैं, रानी बर्तन धो रही थी, बस रानी को इतना बोलते हैं रामकरण कि मेरा खाना दे दो, मुझे खा के सोना है। अपने पैर में एक बड़ा चीरा लगाते हैं कि आज भी अगर मैं अपने बच्चों को बचा पाया तो बचाऊंगा। गुरुजी ने जाते जाते एक सॉल्यूशन भी दिया था कि तुझे सिर्फ एक काम करना है, हम अपनी तरफ से बचाने की एक कोशिश करेंगे। जब तेरी बीवी उठेगी रानी और एक बच्चे को लेके वहाँ से जाएगी, तुझे मेरे पास भागे भागे आना है, फिर मैं देखूंगा कि उस बच्चे को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन उस बच्चे की बलि जा सकती है। ऐसा ही हुआ। खाना खाने के बाद, बातचीत करने के बाद, जैसे ही रामकरण सोते हैं 2:30 बजे वो देखते हैं रानी उठती है दूसरे कमरे में, और जब तक ये उस कमरे में पहुंचते इन्होंने देखा रानी ने सबसे बड़े वाले लड़के को अपनी बाहों में उठा रखा है और हवा की स्पीड से वो उस घर से उड़ के गायब हो गई। जो इनका 5वें नंबर पे बेटा था उसको बहाना दे दे के इन्होंने पड़ोसियों के घर पे सुलाया था और घर पे ये बता दिया कि 5वें नंबर पे जो बेटा है उसको नाना के घर भेज रहा हूँ, नाना जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे कि गुरुजी ने बताया था कि वो लेके जाएगी और तुझे मेरे पास भाग के आना है। रामकरण ने अपनी आंखों से देखा कि सबसे बड़े वाला जो बेटा था, जिसकी 17 साल उम्र थी, उसको रानी हवा में उड़ा के ले गई। ये भागना शुरू करते 3 किलोमीटर तक पहुंचते गुरुजी के पास, और गुरुजी उसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि आज रात जो होना है वो तो होना ही था, लेकिन गुरुजी अपनी तैयारी करके बैठे थे। अपने 4-5 शिष्यों को अपने साथ लेके बैठे थे और सबको बोलते चलो फटाफट हमें पहुंचना है वहाँ पर। रामकरण बोलते कहाँ पर? गुरुजी बोलते लेके चलो मुझे उस कुटिया के पास जहाँ पर पहली बार वो इंसान तुमने छोड़ा था। ये बैलगाड़ी उठाते हैं और फटाफट निकलते हैं। कुटिया के पास जाके पहुँच रहे हैं, वहाँ पर कोई कुटिया थी ही नहीं। वहाँ पर अगर था तो सिर्फ एक पीपल का पेड़। तो जो गुरुजी थे वो पूछना शुरू करते हैं, हाँ भाई कहाँ है तेरी कुटिया, कहाँ पर है? तो रामकरण बोलते हैं कि जब मैं पहली बार आया था तो यहाँ पर कुटिया थी, अभी यहाँ पर सिर्फ एक पेड़ है। तो सबकी नज़र पड़ती है पेड़ के पीछे। उनका जो सबसे बड़ा वाला लड़का था वो बेहोश पड़ा था।
ये देखने के बाद सबको अचंभा होता है कि चलो मिल तो गया कम से कम। लेकिन रामकरण को ये हो रहा था कि ये मेरा बेटा यहाँ क्या कर रहा है, मतलब वो जो चुड़ैल थी, डायन थी या जो भी पिशाचिनी थी, वो मेरे बेटे को यहाँ क्यों छोड़ गई। गुरुजी बोलते हैं अभी ये सोचने का वक्त नहीं है, अभी चीज़ें टली नहीं है। गुरुजी सबसे बड़े वाले बेटे को उठाते हैं, कोशिश करते हैं उठाने की, वो उठता नहीं, तो उसके हाथ पे एक धागा बांधा जाता है, उसे अभिमंत्रित पानी पिलाया जाता है। उसके बाद वो सबसे बड़ा वाला लड़का उठता है। उससे रामकरण और गुरुजी पूछते कि बेटा क्या हुआ, बताएगा, तुझे कुछ याद है। वो लड़का बोलता है मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं तो बेड पे सो रहा था, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। अब 17 साल का जो लड़का था उसे ठीक कर दिया गया और शिष्यों के साथ गुरुजी रामकरण के साथ सीधा घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद जो 5वें नंबर पर लड़का था, मतलब 17 साल से छोटे वाले को, उसको भी बुलाया जाता है और गुरुजी बोलते कि अब हमें तुम्हारे ससुराल जाना है। तो रामकरण बोलते कि मेरी बीवी वहाँ पर नहीं रही, मैं वहाँ पर जाके क्या करूँ, मेरा वहाँ जाने का मन नहीं करता। गुरुजी बोलते कि अभी चीज़ें टली नहीं है, ससुराल चलो, मुझे वहाँ पर जाके कुछ देखना है कि वहाँ पर भी कुछ गलत तो नहीं हुआ है। ये लोग बैलगाड़ी से सीधा गाँव की तरफ निकलते हैं जो कि इनका ससुराल था। वहाँ पर जाके देखते तो घर के आगे बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है। सुबह का वक्त हो गया था, 8:30 बज गए थे। ये लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर जो इनकी सासू माँ थी वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी और उनका शरीर पूरा नीला पड़ा हुआ था, जैसे बच्चों का शरीर नीला पड़ा हुआ था। नाना जी से पूछा जाता है, रामकरण पूछते कि इनको क्या हुआ। तो नाना जी बताते पता नहीं बेटा, रात को तो आराम से सोई थी, सुबह इस हालत में थी, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या हुआ। गुरुजी समझ गए थे वहाँ पे कि हो क्या रहा है। गुरुजी आसपास के लोगों से बात करते और बोलते कि तुम्हारे एरिया का तांत्रिक कौन है, मुझे तांत्रिक के बारे में बताओ। यहाँ पर कोई ऐसा तांत्रिक है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो एक तांत्रिक का नाम आता है। वो एक तांत्रिक था जो अच्छे बुरे काम किया करता था। गुरुजी सीधा रामकरण को बोलते कि चलो मेरे साथ, मुझे उस तांत्रिक के पास जाना, और अपने साथ शिष्यों को और गांव के लोगों को लेके गए। तांत्रिक के पास पहुंचे तो तांत्रिक देख के हैरान हो गए कि ये कौन है भाई, जो सिद्धि पुरुष गुरुजी आया और अचानक से उसकी ताकत का प्रभाव मुझे पता चल रहा है। तो गुरुजी अंदर जाते और सीधा बोलते कि सच सच बताना शुरू कर कि तूने किया क्या है। तो वो तांत्रिक बोलते हैं मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग हो कौन। तो फिर दोबारा गुरुजी बोलते कि तू बताएगा या अपनी शक्ति से तेरी जीभ खींच के बाहर निकाल दूं। तो वो तांत्रिक घबरा जाता है। तो इतने में जो वहाँ पर गांव वाले आए थे, गुरुजी के बोलने पे वो क्या करते हैं, तांत्रिक की बीवी बच्चों को पकड़ लेते हैं कि हम इन्हें मार देंगे अगर तूने सच सच नहीं बताया। तो तांत्रिक डरते डरते बताता है कि अभी कुछ सालों पहले की बात है, ये जो इसकी माँ थी लड़की की, मतलब वो तरीके से बताना शुरू करते कि रामकरण की जो बीवी थी उसकी माँ, मतलब रामकरण की सासू माँ 6 बच्चों को लेकर उस तांत्रिक के पास आई थी आशीर्वाद दिलाने के लिए। आशीर्वाद तो नाम का था। वो उन 6 के 6 बच्चों को मरवाना चाहती थी, क्योंकि जो नानी थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी रामकरण से, ये सोच के कि इसने मेरी लड़की का इलाज नहीं करवाया तो मैं इसके बच्चों को इसके सामने एक एक करके मारूंगी। तांत्रिक से क्रिया करवाने के लिए वो जो नानी थी 6 बच्चों को वहाँ पर लेके गई थी। लेकिन जो तांत्रिक था वो एक मास्टरमाइंड था, उसने बहुत दिमाग लगाया और ये बात बोली कि मैं चाहूँ तो इन 6 बच्चों को ख़त्म कर दूँ, लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ पर ये 6 बच्चे ख़त्म होंगे तो नाम तुम्हारे ऊपर आएगा कि तुमने इनकी देखभाल ढंग से नहीं की। तो तुम कल आना, मैं कल बताऊँगा। नानी 6 के 6 बच्चों को घर लेके गई। उन 6 बच्चों को तो लगा था कि किसी बुजुर्ग इंसान का आशीर्वाद लेने आए हैं, उनको क्या पता था कि उनकी मौत की पूरी फील्डिंग सेट करी जा रही है। वो 6 बच्चे घर पर आ गए। तो अगले दिन जब नानी अकेली जाती है उस तांत्रिक के पास, तो वो तांत्रिक बताते कि मैंने पिशाच की सिद्धि कर रखी है और कल रात मैंने उस पिशाच से बात की थी। उस पिशाच ने बोला कि मैं उन 6 के 6 बच्चों को मार दूंगा, लेकिन मुझे उन 6 बच्चों में से सबसे 2 बड़े वाले बच्चे मुझे चाहिए, मुझे उनकी बलि चाहिए। तो वो जो तांत्रिक था वो बोलता है गुरुजी आपकी जैसी आज्ञा, मुझे ये बताइए अब आगे करना क्या है। तो वो जो उनका हेड पिशाच था, मतलब सबसे बड़ा जो पिशाच था, उसने अपने छोटे 2 पिशाच दिए जो कि थे कौन, वो बुजुर्ग आदमी और उसकी जो बेटी बनके उस कुटिया के पास रह रहे थे, पीपल के पेड़ के पास। ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था, नानी ने ये सब कुछ करवाया था। तो तांत्रिक से पूछना शुरू करा आगे क्या हुआ। तो तांत्रिक ने बताया कि सबसे छोटे वाले बच्चे एक एक करके एक पिशाच ले लिए, उससे बड़े वाले बच्चे दूसरे पिशाच ने ले लिए। 2 पिशाच जो थे, जो छोटे वाले थे, उन्होंने अपना काम कर लिया। अब इन 2 सबसे बड़े वाले बच्चों की बारी थी जो इनके पिशाच राज थे, मतलब जो सबसे बड़े पिशाच थे उनको इन सबसे बड़े वाले बच्चों की बलि चाहिए थी। तो हुआ क्या, जो पिशाच राज था उसने पीपल के पेड़ के पास जो मारने की क्रिया पूरी कर रखी थी वो 5वें नंबर की कर रखी थी, लेकिन गुरुजी ने अपनी बुद्धि से उस 5वें बच्चे को पड़ोसियों के पास भेज दिया। तो जो पिशाच के जो नीचे पिशाच आते थे छोटे वाले, उनमें से एक पिशाच 6ठे वाले बच्चे को लेके चला गया अपने साथ। और जब वो वहाँ पर लेके पहुंचा तो जो पिशाच राज था उसने देखा कि मैंने तो 5वें बच्चे की बलि मांगी थी, वाले 6ठा बच्चा कैसे आ गया। तो वो सारी की सारी विद्या वहाँ धरी रह गई और उस 6ठे बच्चे को वहीं की वहीं छोड़ दिया, जो कि गुरुजी और रामकरण और शिष्यों को वहाँ पर बेहोश मिला था। अब इन्हें चीज़ें समझ में आ रही थी। तो ये सब चीज़ें पता चलने के बाद जो गुरुजी थे वो बोलते कि ठीक है, सारे गाँव वालों को बोलते कि इन्हें छोड़ दो, और रामकरण को बोलते कि चलो यहाँ से, अब हम यहाँ से चलना चाहिए। तो रामकरण और गांव वाले बहुत गुस्से में थे कि आप इनको ऐसे क्यों छोड़ के जा रहे हो,
तो जो गुरुजी थे वो बोलते चलो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो जब ये गांव में वापस आते हैं, गांव में लोगों के घर पे जाते हैं, क्योंकि ये तो अभी ससुराल में है, तो उस गांव में जब गुरुजी सब लोग पूछना शुरू करते कि बाबा आपने क्यों छोड़ा उसे, क्यों छोड़ा गुरुजी, ये तो आगे ऐसा सब कुछ करता रहेगा। तो गुरुजी बताते कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो इसका पिशाच राज है ना, जब 5वें बच्चे की बलि नहीं मिली तो वो सासू माँ को खा गया। और अब जब इनकी सारी सिद्धियां बिगड़ गई, मतलब अब छठे बच्चे को तो वो खा ही नहीं सकता, क्योंकि 5वें बच्चे को उससे पहले खाना था, तो अब वो उस तांत्रिक की बलि लेगा। तो आप लोग अब बिल्कुल तसल्ली से रहो, इस गांव में कुछ नहीं होने वाला, ये जो तांत्रिक है ये भी निपट जाएगा, और जो इनका पिशाच राज है वो इन्हीं की बलि लेगा। ये लोग अपने घर में आ जाते हैं, और घर में आने के बाद एक डिसीजन लेते हैं कि जैसे घर में सब बिखरे हुए हैं, जो 2 बच्चे बचे हैं और रामकरण बचे हैं, तो ये सीधा गुरुजी के पास जाते हैं और वन में रहना शुरू कर देते हैं। जो उनका पूरा हवन था वहां पर 1-2 साल ये रहते हैं। हालांकि इन्हें पता चलता है कि 1-1.5 महीने में ही वो जो तांत्रिक था उसकी भी बलि चढ़ गई, मतलब जो पिशाच था उसने छठे बच्चे की जगह उसकी बलि ले ली तांत्रिक की। उसके बाद सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गई, और रामकरण जो थे उनका शादी पे से तो भरोसा उठ ही गया, साथ में बच्चों को भी एक बहुत बड़ा सबक मिल गया था। अब जो सबसे चौंकाने वाली चीज़ है, जब मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा रियल इंसिडेंट अभय के पास कैसे आया। जो रामकरण के सबसे बड़े वाले बेटे थे, उनसे जो बेटे हुए उनकी शादी के बाद, उन्होंने ये चीज़ें अपने आगे वाले लोगों को बताई। तो मतलब जो रिलेटिव हैं, जो अभय के दोस्त के रिलेटिव हैं, उनके ही पूरे पूर्वजों में ये सारी चीज़ें हुई थी जो अभय तक आई, और अभय ने हमें बताया। कितना ज़रूरी होता है एक सही इंसान का हमारी ज़िंदगी में होना। नानी ने जो करा उनको उनका फल मिल गया, और जो तांत्रिक ने करा उसका भी फल मिल गया, लेकिन उन बच्चों की ज़िंदगी जो गई उनका क्या दोष था। खैर, आखिरी में आगे मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में जो चीज़ आपको बताई जाती है कि अगर आप जुड़ भी रहते हो, एक ऐसे इंसान के साथ जुड़े जो थोड़ा ठीक हो, ऐसा नहीं जो बुरा करना जानता हो, जो हमेशा आपको गलत एडवाइस देता हो। कोशिश कीजिए एक ऐसा गुरु बनाइए जिसको लोग फॉलो करते हो, जैसे कि आप नाम सुनते आए प्रेमानंद महाराज जी, एक ऐसे व्यक्ति जो आज के टाइम पर हैं और सारी चीज़ें वो बताते हैं जो इस दुनिया में हकीकत के तौर पे चल रही हैं। एक ऐसे गुरु जिनको मैं भी अपना गुरु मानता हूँ, फॉलो करता हूँ, और सारी चीज़ें उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। कोशिश ही की जा सकती है। इसके बाद हमारी आपसे क्या रिक्वेस्ट होती है आखिरी में कि जो नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारा मोटिवेशन होता है, यही है हमारा मोटिवेशन एक्चुअली में। जिस तरीके से हम आपके सामने रियल इंसिडेंट लेके आते हैं, एक एक चीज़ बारीकी से बताने की कोशिश करते हैं, रिकॉर्डिंग एक एक प्रूफ आपके सामने लेके आते हैं, हमारी बहुत मेहनत लगती है। हम बस आपसे इतना चाहते हैं कि रिवर्ट में हमें बस सब्सक्रिप्शन मिल जाए। इसके बाद हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। वो चैनल मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास बनता जा रहा है, और उसका रीज़न यही है क्योंकि लोग उस पर आ रहे हैं और अपनी आप बीती बता रहे हैं। बहुत अचंभे वाली बात है, लोग साक्षात बता रहे कि कैसे उन्होंने अपनी माता जी को खो दिया, अपने पिताजी को खो दिया, परिवार में इतने सारे लॉसेस, कर्स चलते आ रहे हैं उनके परिवार में। कभी आपको ऐसा लगता है कि यार आपके साथ भी कोई ऐसा रियल इंसिडेंट हुआ और आप जनता के सामने बताना चाहते हो, कैमरे पे आके बताना चाहते हो, तो उसकी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए भाई पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू किया जाएगा, फिर आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है, हम बैठेंगे कैमरे के सामने और फिर वो सारी चर्चा करेंगे जहाँ पर किसी गलती किसी के लिए सीख बन पाए, हम कोशिश करेंगे उनके लिए अवेयरनेस बना पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। अब हम अवेलेबल है स्पॉटिफाई पे, तो आप वहाँ पर जाके हमें सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, और हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए ऐसे लोगों को जो लोग नहीं मानते इन सब चीज़ों में, जिनको लगता है सारी मजाक चीज़ें हैं, जो एक्चुअली में लोग हम तक भेज रहे हैं उन तक भी पहुँचाइए, यह आपका काम है। इसके बाद यही कहूँगा, घर में जितना ज़्यादा हो सके एकता बना के रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, दादा दादी नाना नानी सबसे प्यार कीजिए। हर जगह एक्सेप्शन केस होते हैं, यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन केस मिला जहाँ पर नानी सबके ऊपर मौत बनकर आ गई, लेकिन हर घर में ऐसा नहीं होता। बाहर वालों से जितना ज़्यादा हो सके दूरियां बना के रखिए, घर में अंदर आने से थोड़ा सा बचाइए कि अपने घर में बाहर वालों को आप आने दें। दिया हुआ मत खाइए जितना ज़्यादा हो सके। अपनी परिवार के छोटे बच्चे भाई बहनों को सबको समझाइए कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है पैरानॉर्मल से रिलेटेड। इसके बाद यही कहूँगा, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। क्योंकि रामकरण ने मेरी बेटी को मारा है, अगर वो उसका अच्छे से इलाज कराता, अच्छे से देखभाल करता तो शायद वो बच जाती। तो मैंने उसको समझाया कि अगर यहाँ बच्चे मरेंगे तो तुम्हारे ऊपर बात आएगी कि तुम्हारे देख रेख में बच्चे छोड़े गए थे, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुम क्या जवाब दोगी। मैंने उसको एक योजना बताई कि तुम कल आना, मैं तुमको बताता हूँ क्या करना है। तो पिशाच ने उसको बोला हुआ था मैं तुमको 2 पिशाच देता हूँ अपने, और जो 2 बच्चे बड़े वाले हैं वो पूरे बच्चे मुझे चाहिए। इसकी सास ने ही तांत्रिक पर जाके उसके 6 बच्चों को मारने की बात की थी,